सबको जयपुर ट्रिप से लौटे एक हफ्ता गुजर गया था। सबकी ज़िंदगी समय के साथ आगे बढ़ रही थी। गीत भी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसका मन, उसका दिल वहीं रह चुका था। शायद मन और दिल मोहक के साथ ही आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे। गीत शुरू से ही अपना फैशन हाउस खोलना चाहती थी, लेकिन खुद के दम पर। इसलिए अभी कोई और जॉब करती थी ताकि उसका अपना फैशन हाउस हो सके। वो अभी ऑफिस में ही थी। पाकी और उदय भी उसी ऑफिस में काम करते थे, तो गीत को अकेलापन महसूस नहीं होता था। गीत, उदय की आवाज़ आई तो गीत ने अपनी कुर्सी घुमाई। बोलो, कोई काम है? वो औपचारिकता से बोली, क्योंकि वो ऑफिस में थे। नहीं, काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम की बात ज़रूर है। उदय उसके पास वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मेरे काम की बात? गीत समझी नहीं। तुम कोई जगह ढूंढ रही थी खरीदने के लिए? उदय ने पूछा। हाँ, अपने फैशन हाउस के लिए। भैया को बोला था मैंने, वो देखकर बताएंगे। गीत ने कहा। मेरी नज़र में एक जगह है, तुम चाहो तो उसे एक बार देख सकती हो। उदय बोला। लेकिन तुम जानते हो उदय, मैं ये फैशन हाउस अपनी कमाई से बनाना चाहती हूँ, और अभी मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है। गीत ने परेशानी बताई। आई नो यार, तभी तुझे बता रहा हूँ, वो लोकेशन तेरे फैशन हाउस के लिए सही रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ तुझे रेंट भी कम पड़ेगा। उदय बोला। अच्छा, फिर तो एक बार देखना बनता है। लोकेशन बताओ। गीत बोली। दिल्ली हाट से थोड़ा आगे पड़ेगा। तू जब फ्री हो मुझे कह देना, मैं ले चलूँगा। उदय बोला। ओके, चलते हैं फिर इस मंडे। बाकी सबको भी ले चलेंगे। गीत मुस्कुराती हुई बोली। बाकी सब क्यों? अरे, ये ज़मीन जायदाद के काम बहुत बोरिंग होते हैं यार। सब चलेंगे तो थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। गीत बोली। बात सही है तुम्हारी। उदय भी सहमत हुआ, और फिर थोड़ी बातचीत के बाद वो अपना काम देखने लगा। जयपुर, राजस्थान। छोटे से कमरे में हर जगह शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। इसी कमरे में एक छोटा सा बेड, छोटी सी साइड टेबल, उस पर रखा लैंप, उसके बगल में वार्डरोब। बेड के सामने आदम का ड्रेसिंग टेबल थी, जिसमें आईना नहीं था, लेकिन आईने के कुछ टुकड़े अभी भी उस ड्रेसिंग टेबल पर बाकी थे। उसी के बगल में 3 से 4 गिटार और बाकी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। इन्हीं सब बेजान चीज़ों के बीच एक इंसान था, जो कमरे की फर्श पर बेसुध पड़ा था। शायद रात का नशा अब तक नहीं उतरा था। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक आवाज़ से उस इंसान की नींद टूटी। आंखें मसलते हुए वो उठकर बैठ गया। कभी कभार ही इतनी ज़्यादा पीता था, सो रात को उल्टियाँ करके सोया था, और सिर अभी भी भारी था। वो अपना सिर पकड़े बैठा ही था कि दरवाज़ा फिर बजा। अरे, आ रहा हो यार। वो झुंझलाया और खड़े होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, जो बढ़िया जैकेट पहने रेडी खड़ा था। कितना सोता है मिलन तू? कितनी देर से दरवाज़ा ठोक रहा हूँ मैं। दरवाजे के बाहर खड़ा सचिन बोला। काम क्या है ये बता। जो सुबह सुबह आ गया, वो नशे में मदहोश सा बोला, और वापस कमरे में आ गया। सुबह सुबह? लगता है रात की उतरी नहीं है अब तक। 11:30 बज रहे भाई। दिन चढ़ा आया है। सचिन भी उसके पीछे अंदर आ गया। काम बता यार। मिलन आकर बेड पर पसर गया। कॉलेज फंक्शन में जाना है आज रात। प्रोग्राम की शुरुआत तू करेगा अपना गाना सुनाकर। सचिन भी आकर बैठ गया। रात की बात को लेकर अभी परेशान क्यों है तू? मिलन बोला। क्योंकि तू भूल जाता है, फिर से पी लेगा तो आगे कोई हमें काम भी नहीं देगा। सचिन कमरे में पड़ी शराब की बोतलों को देखकर बोला। इन 2-2.5 महीनों में इतना भी नहीं जान पाया मुझे कि मैं कोई शराब का आदी नहीं हूँ। मिलन किसी की यादों में खोया हुआ बोला। इस वक्त उसके कानों में किसी की निश्चल हंसी की आवाज़ गूंजी, तो वो बरबसी मुस्कुरा दिया। सचिन कुछ कह रहा था, लेकिन मिलन ने सुना नहीं। उसकी आंखों के आगे इस वक्त किसी का प्यारा सा चेहरा घूम रहा था। तू सुन भी रहा है? सचिन ने उसे झकझोरा। हाँ हाँ, वो वर्तमान स्थिति में लौटा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार की तरह किसी से मारपीट मत करना। उस प्रोग्राम से पैसे नहीं मिले थे, उसी वजह से। सचिन ने समझाया। मुझे मत समझा, दुनिया को समझा कि मुझसे कोई उलझे ना। कोई आगे से मुझे उकसाएगा तो मेरा दिमाग और मेरे हाथ कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। कहते हुए मिलन ने आंखें बंद कर ली। चलिए छोड़, मैं रात को पिक करने आऊँगा, रेडी रहना। सचिन बोला और चला गया। मिलन बिस्तर से उठा और अपना गिटार लिए बैठ गया। उसे अपने सीने के पास लगाया, फिर धीरे धीरे धुन छेड़ने लगा और साथ ही गहरी आवाज़ में गाने लगा। न हमारा हुआ न तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम,
न गवारा हुआ। ढलती रात का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला। जीते जी तेरा हो सका, न मर के हक अदा कर चला। उसने अपने गले को विराम दिया। उसका मन ही नहीं था आगे गाने का। उसने गिटार रख दिया और वापस बेड पर लेट गया। उसके पैर नीचे ही झूल रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखों के कोनों से आंसू बह गए। मर रहा हूँ मैं आपके बिना, मर जाऊंगा मैं आपके बिना, उसके थरथराते होठों से निकला। दिल्ली। आज सोमवार था। गीत को आज जमीन देखने जाना था। उसने और उदय ने जल्दी से ऑफिस का काम निपटाया और उदय की कार से सब दोस्तों को पिक करते हुए निकल गए। सबसे पहले वो उस लोकेशन पर पहुँचे। गीत को जगह पसंद आई और वहाँ की रेट भी। उसने उदय से कह दिया कि वो कुछ दिनों बाद यही ज़मीन खरीद लेगी। फिर सब दोस्त घूमने निकल गए। अंधेरा हो आया था। वहाँ से दिल्ली हाट पास में ही था, तो सबने वहीं जाने का मन बनाया। वहाँ जाकर सबकी नज़रें चमक उठी। बहुत रोशनी से भरा बाजार था। अलग अलग तरह की दुकानें थी जो विशेष तरीके से बनाई गई थी। पूरा बाजार भारतीय संस्कृति की चीज़ों से भरा पड़ा था। भारतीय कला के बर्तन, मूर्तियाँ, सजावट के सामान, कपड़े और श्रृंगार का सामान, अलग अलग पकवानों की दुकानें और बहुत ही विशेष तरीके से बैठने की व्यवस्था वहाँ की गई थी। परी और पाकी तो ये सब देखते ही हर दुकान पर रुक रही थी। उदय, करण और विवेक भी बाजार घूमने लगे। उन्हें कुछ खरीदना नहीं था। वैसे भी लड़कों को खरीदारी का शौक थोड़ा कम ही होता है। गीत को भी ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा पसंद उसे यहाँ की दुकानों में की गई रोशनी आई थी, जो रात में किसी की भी आंखों में चमक भर दे। गीत भी अपने लिए कपड़े देखने लगी। उसे हमेशा लॉन्ग सूट ही पसंद आते थे, जो यहाँ पर बहुत यूनिक डिजाइन में उपलब्ध थे। गीत अपने ऊपर लगा लगा कर देख रही थी। उसके ठीक ऊपर बल्ब लगा था, जिसकी रोशनी गीत के ऊपर पड़कर उसे और खूबसूरत बना रही थी। सूट देखते देखते उसके कानों में कुछ लफ्ज गूंज गए। आप इस फिरोजी रंग में आसमां से उतरी हुई कोई परी नजर आ रही है आज, मोहक ने कहा था। कुछ भी? हाँ, गीत ने कहा, जबकि उसको मोहक का यूँ उसकी तारीफ करना पसंद आया था। सच में आप हमेशा तारीफ़ काबिल लगती है। और मैं झूठी तारीफ नहीं करता, मोहक मासूमियत से बोला। अच्छा चलो मान लिया, गीत ने हंसते हुए कहा। मोहक को याद करते हुए गीत मुस्कुरा दी। उसने दुकान से फिरोजी रंग के सूट निकलवाए। उनमें से एक उसे बेहद पसंद आया। उसने वही ले लिया। थोड़ा आगे बढ़ी तो झुमकों की दुकान नजर आ गई। हर तरह के झुमके बाली यहाँ देखी जा सकती थी। गीत वहीं ठहर गई। मोहक की बातें एक बार फिर उसके जहन में आने लगी। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मोहक ने अपने हाथों को अपने पीछे छिपाते हुए कहा। ऐसा क्या लाए हो? गीत ने उसके हाथों को यूँ पीछे देखकर कहा। देखिए, मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिर भी मोहक अटक गया। फिर भी? गीत ने पूछा। जब आपने वो फिरोजी रंग पहना था, जब मुझे एक चीज़ की कमी लगी थी, तो मैं ये ले आया। मोहक ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ गीत के सामने कर दिए। उसकी यही बात गीत को हमेशा भा जाती थी कि वो कुछ भी कहने से पहले हिचकिचाता जरूर था और इसलिए गीत से नज़रें नहीं मिला पाता था। गीत ने उसकी आंखों से हटकर उसके हाथों पर नज़र डाली तो देखा कि उसके हाथों में बहुत छोटे छोटे से झुमके रखे थे, जिनमें काले मोती लगे हुए थे। गीत को वो वाकई पसंद आए। उसने झट से उठाकर उन्हें अपने कानों में सजा लिया। मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ कि कैसे है? गीत ने अपनी उंगली से कानों को छूकर कहा। मोहक ने नजरें उठाई। कानों की बजाय वो उसकी आंखों को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत। गीत, ये देख कैसा है? परी और पाखी ने आकर गीत से कहा तो गीत अतीत से बाहर आई। बहुत खूबसूरत। गीत ने उसके सामान को देखे बगैर वो कहा, जो अभी उसे अतीत की यादों में सुनाई दे रहा था। उदय, करण और विवेक भी आ गए। तभी पाखी ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली और उदय को देती हुई बोली, इस फोटो को थोड़े बड़े साइज में फ्रेम करवा के मुझे दे देना। तू हमेशा अपने कामों के लिए मुझे चुनती है। उदय फोटो देखे बगैर बोला, ले न यार, इतना सा ही तो काम है। पाखी ने उसके हाथों को पकड़कर वो तस्वीर उसे थमा दी। ओके, कहते हुए उदय ने उस तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दिया। गीत ने भी फोटो पर नज़र डाली। जयपुर के आमेर किले की तस्वीर थी, जिसमें वो सब दोस्त एक साथ खड़े थे। गीत भी मुस्कुरा दी। इस फोटो से उसे याद आया कि उसने भी तो वहाँ तस्वीरें ली थी, लेकिन उन्हें देखना भूल ही गई थी।
वो सब मस्ती करते हुए अपने अपने घर पहुँचे। गीत ने अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया, फिर फैशन हाउस की ज़मीन और दिल्ली हाट के बारे में बताने लगी। सोने के वक्त वो कमरे में चली आई। आज वो थक गई थी तो आते ही बिस्तर पकड़ने की सोची, लेकिन फिर कुछ याद करके अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने जयपुर ट्रिप का वो यादगार लिफाफा निकाला जो उसने अब तक खोला नहीं था। बेड पर बैठकर इत्मीनान से वो तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर में तो उसका पूरा ध्यान अपने दुपट्टे को सही करने में था। वो ये देखकर मुस्कुराई। वो एक के बाद एक तस्वीरें देखे जा रही थी, लेकिन एक तस्वीर पर आके उसके हाथ, उसकी आंखें और उसका दिल तीनों रुक गए। जयपुर से आने के बाद गीत जो तस्वीरों का लिफाफा खोलकर देखना ही भूल गई थी, वो रात के इस समय उसे इत्मीनान से खोलकर देखने बैठी थी। वो एक के बाद एक तस्वीरें देखे जा रही थी, लेकिन एक तस्वीर पर आके उसके हाथ, उसकी आंखें और उसका दिल तीनों रुक गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपना दिल थामे उस तस्वीर को देखे जा रही थी। क्या प्रतिक्रिया दे समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसे जयपुर में इतनी बेचैनी थी, इसलिए उसे जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। जिस तस्वीर को वो अपने हाथों में पकड़े हुए थी, उस तस्वीर में उसके पीछे कुछ फासले पर मोहक खड़ा था। उसकी झलक भले ही धुंधली दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो उसे पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकती थी। मोहक तस्वीर को छूते हुए गीत की आवाज़ लड़खड़ा गई। गीत की आंखों से आंसू बह चले। उसकी दबी हुई भावनाएं आंसुओं के जरिए निकलने लगी। उसके आंसुओं से उसे वो तस्वीर धुंधली दिखाई पड़ने लगी, तो उसने अपने आंसू साफ किए और गौर किया कि तस्वीर में मोहक की नज़र गीत पर ही थी। शायद इस लम्हे वो भूल गया था कि गीत की फ़ोटो में वो भी कैप्चर हो जाएगा। मतलब मोहक ने मुझे देखा था वहाँ। क्यों क्यों वो मुझसे छिप रहा है? क्यों मुझसे दूर भाग रहा है? क्यों हमारे प्यार को झूठा साबित करना चाहता है? गीत उस तस्वीर को सीने से लगाए रोने लगी। काफ़ी देर रो लेने पर भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ, तो उसने अपने आंसू पोंछे और घड़ी पर एक सरसरी नज़र डाली। रात के 11 बजने को थे। वो तस्वीर लेकर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वो दबे पांव ललित के कमरे की तरफ आई, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त भी उसकी बात कोई सुनने और समझने को तैयार होगा। वो सिर्फ ललित है। उसने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर में ही ललित ने दरवाज़ा खोल दिया। शायद वो अभी सोया नहीं था। गीत, तू सोई नहीं अभी तक? ललित दरवाजे पर गीत को पाकर बोला, लेकिन फिर उसकी हल्की लाल हो चुकी आंखों पर नज़र पड़ी। वो पल में ही परेशान हो आया। तू तू ठीक है? क्या हुआ मुझे बता। ललित ने परेशान होते हुए उसके हाथ पकड़े और उसे अंदर ले आया और उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठ गया। तुझे पता है ना, इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार और फिक्र करता हूँ तो वो मेरी बहन है। मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकता गीत। मुझे बता क्या हुआ है? ललित उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। गीत से ये बात छुप नहीं पाई थी कि ललित उसकी कितनी परवाह करता है। वो अभी ललित के सामने रोकर खुद को और ललित को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, तो उसने अपने आंसू अपनी आंखों में ही समेटे रखे। भैया वो बता क्या हुआ है? भैया मोहक मोहक जयपुर में है। क्या ये तुम्हारा अंदाज़ा है? क्योंकि अंदाजे से हम उसे हर शहर में नहीं खोज सकते गीत, ललित ने समझाया। नहीं भैया, मोहक सच में जयपुर में है। मैं अंदाज़ा नहीं लगा रही, ये देखिए। गीत ने झट से वो तस्वीर ललित के सामने कर दी। ललित ने वो तस्वीर ली और देखने लगा। वो वाकई मोहक था और तस्वीर में गीत को ही देख रहा था। ये तो सच में मोहक। तो क्या तुम्हें मिला था वो जयपुर में? ललित सोच में पड़ गया। मिलता तो मैं उसे जाने नहीं देती भैया, लेकिन अब हमें पता है वो जयपुर में है। मुझे वहाँ ले चलो। मुझे उससे हर एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर उसे कोई दिक्कत थी तो कहता ना मुझे। ऐसे भाग क्यों रहा है मुझसे? गीत ना चाहते हुए भी रुआंसा हो रही थी। गीत नहीं, रोना नहीं है। तुम स्ट्रांग हो। इस रिश्ते में शुरू से तुम्हें मुश्किलें आई है। पहले पापा राजी नहीं थे, फिर मोहक की फैमिली को मनाना पड़ा। आखिर में सब ठीक हुआ तो मोहक खुद ऐसे। मैं समझता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब इतनी मुश्किलों से लड़ी हो तो अब कमज़ोर मत पड़ो। ललित उसके गाल पर हाथ रख उसे दिलासा दे रहा था। मुझे जयपुर जाना है भैया। वो ललित का हाथ पकड़कर बोली। अभी नहीं जा सकते बच्चा, अभी बहुत रात हो आई है और फिर अभी मम्मी पापा भी परेशान होंगे। हम सुबह चलेंगे। गीत अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। उसका दिल संयमित होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। गीत, तुम समझ रही हो ना? ललित ने उसे यूं गर्दन झुकाए हुए देखा तो वापस पूछा।
हम सुबह चलेंगे, गीत ने कहा। मोहक जरूर मिल जाएगा। तुम्हारी सच्ची चाहत उसे एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वापस ले ही आएगी। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, 12 बजने वाले हैं, ललित ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। गीत वापस अपने कमरे में आ गई। ललित ने उसे आराम करने को कह तो दिया था, लेकिन इस पल उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसे याद आया कि आमेर में कुछ महसूस होने पर उसने पलटकर भी देखा था। काश उसी वक्त उसे मोहक नजर आ जाता, या फिर हो सकता है कि वो वहाँ भी गीत से छुप रहा हो। क्यों, आखिर क्यों? गीत अपने मन में उमड़े सवालों से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मोहक को यूँ दूरी होना था तो क्यों वो उसके करीब था। शादी के एक दिन पहले तक भी तो सब ठीक था, बात हुई थी उनकी, लेकिन फिर शादी वाले दिन ही क्या हो गया जो मोहक ने गीत से दूरी बनाने की सोची। गीत की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हर्षित नाम के कॉन्टैक्ट पर कॉल किया। हर्षित मोहक का 20 वर्षीय छोटा भाई था। 2 से 3 रिंग जाने के बाद ही हर्षित ने कॉल उठा लिया। हेलो, हर्षित बोला। उसकी आवाज़ ऊनिंदी नहीं थी, मतलब वो अब तक सोया नहीं था, और टीवी की आवाज़ भी आ रही थी। हेलो हर्षित। हाँ गीत, बोलिए। इतनी रात को कॉल, कोई बात है? हर्षित सीधा होकर बैठ गया। हर्षित, मोहक जयपुर में है। गीत बस इतना बोलकर चुप रह गई। क्या? आपको कैसे पता? हर्षित थोड़ा धीरे बोला। फिर गीत को मोहक के मम्मी पापा की भी धीमी आवाज़ आई। वो हर्षित से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। वो शायद इस वक्त भी टीवी देख रहे थे। बस पता चल गया वो जयपुर में है, लेकिन कहाँ ठहरा है ये नहीं पता, गीत बोली। वो जानना चाह रही थी कि क्या वो लोग भी गीत के साथ जयपुर जाने को राजी होंगे। उधर हर्षित का फ़ोन उसकी मम्मी ने ले लिया था, क्योंकि हर्षित ने उन्हें बताया कि मोहक जयपुर में है। उसकी मम्मी फ़ोन लेते ही बोली, देखो गीत, मोहक किसी के लिए भी घातक हो सकता है। शायद शादी वाले दिन तुम उसे देख लेती तो फिर कभी उससे मिलने का नहीं सोचती। फिर हमें ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है। माँ, वो बेटा है आपका। माँ बाप तो अपनी औलाद को माफ़ कर ही देते हैं, तो आप अब तक क्यों नाराज़ है उससे? गीत ने कहा। हर्षित भी मेरा ही बेटा है। उस दिन अगर हम ना होते तो मोहक जान ही ले लेता इसकी। तुम ही बताओ, क्या उससे नफरत होना लाजमी नहीं? मोहक की मम्मी ज्योति जी बोली। लेकिन माँ, गीत ने कहना चाहा, लेकिन ज्योति जी ने टोका। अगर वो खुद नहीं जाता तो शायद हम ही उसे घर से निकाल चुके होते। हम उसके इस बेवजह के गुस्से से शुरू से परेशान थे, लेकिन उसने हमें नफरत करने को मजबूर कर दिया। तो आप नहीं मिलना चाहेंगे अब कभी मोहक से? गीत ने धीमी आवाज़ में पूछा। वो जहाँ है सही सलामत है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। हम उससे मिलने मिलाने वाले जोखिम नहीं ले सकते। उसने गुस्से में हमें माँ बाप नहीं समझा, हम सब पर हाथ उठाया। तो वो कैसे हमारा बेटा हो सकता है? मोहक की मम्मी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। गीत ने फ़ोन देखा जो डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने फ़ोन वापस रख दिया। उसे इस वक्त मोहक की कही हुई बात याद आई। आपको पता है गीत, मेरी फैमिली है, इतने दोस्त हैं, लेकिन सब ने मेरी हरकतों से मुझसे नफरत की है, मुझ पर गुस्सा किया। इवन मेरे अपने मम्मी पापा भी मुझको नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे समझाते, मुझ पर चिल्लाते नहीं। गीत सिरहाने से सर लगाकर बैठ गई। सही कहता था मोहक, उसे समझने वाला कोई नहीं। वो आंखें मूंदे एक बार फिर बीते लम्हों में खो गई, क्योंकि ये यादें ही अभी उसकी इंतजार करती हुई मोहब्बत का सहारा थी। फ्लैशबैक। मोहक, मोहक रुको यार। गीत कुछ सामान लेने बाजार आई थी और उसे एक रास्ते मोहक नज़र आया तो वो उसे पीछे से आवाज़ दे रही थी। वो उसे उसके कर्ली बालों से भी पहचानने लगी थी, लेकिन मोहक अपनी सोच में गुम चले जा रहा था। उसने गीत की आवाज़ सुनी ही नहीं। अरे, मैं तेज नहीं भाग सकती, उसने एक बार फिर पीछे से आवाज़ दी। मोहक ने फिर भी नहीं सुना तो वो थोड़ा तेज चलते हुए मोहक तक पहुंची और पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ ली। मोहक रुक गया। उसे नहीं पता था कि उसे किसने रोका। कितना तेज चलते हो यार, मेरे कदम छोटे हैं तुमसे, इतना तो समझा करो, वो हाँफते हुए बोली। वही मोहक गीत की आवाज़ सुनकर पलटा। गीत ने अपनी सांसों को सामान्य किया और मोहक को देखा। उसका चेहरा लाल हो रखा था, लेकिन चेहरे के भाव सामान्य हो चुके थे। शायद गीत को देखकर गीत ने उसका सुर्ख चेहरा देखा और उसकी टी शर्ट छोड़ दी। फिर किसी से मारपीट करने जा रहे थे ना? गुस्से में आकर गीत ने नाराज़गी से पूछा। नहीं, मोहक एक शब्द बोलने में बुरी तरह हकला चुका था। रहने दो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, कहकर गीत ने गुस्से से अपने कदम
वापस पीछे की ओर मोड़ लिए। गाना बंद करो। मोहक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हटो यार तुम। गीत उसके साइड से निकलने को हुई। गीत सॉरी, आई एम सॉरी। मोहक उसके बगल में अपने कान पकड़कर चलने लगा। मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मुझे नाराज होने का हक है और ना ही मुझे माफ़ करने का। गीत उसको इग्नोर करते हुए चल रही थी। मुझे पता है आप नाराज है। आप तो मुझे समझिए गीत, यूँ नाराज ना होइए प्लीज़। मोहक उसके साथ चलता हुआ रिक्वेस्ट कर रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? गीत बात बदलती हुई बोली। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। मोहक ने भी उसकी बात को कंटिन्यू किया। तुम अपनी ये आदत क्यों नहीं छोड़ देते मोहक? गीत वापस उसी बात पर आई। उसके कदम ठहर गए। मोहक भी उसी के साथ ठहर गया। गीत वापस बोली। मैंने शुरुआती मुलाकातों में सिर्फ एक बार तुम्हें सिगरेट के लिए मना किया था। उसके बाद वो तुम्हारे हाथ में नज़र नहीं आई। मुझे यकीन है कि तुमने उसे दोबारा हाथ नहीं लगाया होगा। तो ये गुस्सा, ये लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? गीत आज उस पर पहली बार नाराज़ हुई थी। मैंने आपको बताया ना गीत, मैं कभी भी किसी से आगे से नहीं उलझता, लेकिन जब कोई उकसाता है तो मेरा गुस्सा, ये मेरी कमज़ोरी है शायद। मैंने भी तो तुम्हें कहा है, गलत को सही करने के लिए गलत नहीं होना पड़ता। तुम्हें बदलना होगा मोहक, मेरे लिए। गीत बातों बातों में कह गई थी। इस बात पर मोहक की धड़कनें एक पल को तेज हुई। गीत को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक भर आई थी। गीत ने उसे देखा तो मोहक की आंखों पर नज़र पड़ने से उसको ख्याल आया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। वो मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझाना चाह रही हूँ। वो नज़रें चुराए बोली, लेकिन मोहक उसे अभी भी प्यार से देख रहा था, जिससे गीत का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो जब मोहक के लिए इस एहसास को झेल नहीं पाई तो पलटकर जाने लगी, लेकिन मोहक ने जाती हुई गीत का हाथ थाम कर रोक लिया। सिर्फ दोस्त? मोहक ने बेझिझक पूछ लिया। हमेशा वो शर्माता था, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर गीत शर्मा गई। वो मोहक से नज़र ही नहीं मिला पाई और उससे हाथ छुड़ाकर बिना पलटे चली गई। मोहक को लगा कि कहीं उसकी बात से गीत नाराज तो नहीं हो गई, लेकिन गीत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान में भी गीत के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। जब से मोहक गया था, वो अपनी यादों में मोहक के साथ एक बार फिर जी लिया करती थी। वो काफ़ी देर रात तक यूं ही मोहक को याद करती रही और फिर रात के 3 बजे उसको नींद आ ही गई। अगली सुबह 8 बजे ही ललित और गीत जयपुर जाने के लिए तैयार थे। ललित ने आनंद जी और बरखा जी को सब बताकर और समझा दिया था। आनंद जी ने भी इस बार रोकने टोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गीत की परेशानी वो भी समझते थे और अब इतना तो समझ ही गए थे कि गीत मोहक की तलाश में बिल्कुल परेशान नहीं होगी, लेकिन अगर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो उसे चैन नहीं मिलेगा। गीत ने उदय और पाखी को मैसेज कर दिया था कि वो आज ऑफिस नहीं आएगी और इसकी वजह भी बता दी थी। ललित और गीत बाहर आए, तभी उदय और पाखी भी वहीं आते दिखाई दिए। हम दोनों भी चलेंगे आपके साथ, उदय आते ही ललित से बोला। पाखी ने भी गीत से यही कहा। गीत की आंखें भर आई अपने दोस्तों की इस बात पर। उसने हामी भरी और वो चारों जयपुर के लिए निकल गए। गीत जयपुर के लिए निकल चुकी थी, साथ में उसके ललित भैया, उदय और पाखी थे। पाखी ललित के साथ आगे बैठी थी और गीत उदय के साथ पीछे। उदय और पाखी साथ नहीं बैठे थे, क्योंकि उनके बीच जो था वो गीत के लिए अभी किसी को जाहिर नहीं करना चाहते थे। ललित जयपुर में कहाँ ढूंढेंगे मोहक को? उदय ललित से बोला। वो दोनों ही हम उम्र थे। ये फ़ोटो आमेर महल की है, उसी के आसपास से शुरुआत करेंगे। वो जयपुर में होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, ललित पक्के इरादों से बोला। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, उदय बोला। मैं जानता हूँ उदय, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा और फिर हम इस बार पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, ललित बोला। पुलिस की मदद पहले भी ले सकते थे हम, इस बार पाखी बोली। नहीं, वो तो हवा में तीर चलाने जैसा हो जाता। किस शहर में खोजती पुलिस उसे? अभी हमारे पास कुछ तो उम्मीद है, ललित ने समझाया। आई होप कि मोहक जल्दी मिल जाए, उसके जाने की जो भी वजह रही हो, बट आई एम श्योर कि वो गीत को दुखी नहीं देख पाएगा, पाखी बोली। उदय, पाखी और ललित आपस में बात कर रहे थे, लेकिन गीत को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अब अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं रह गया था कि मोहक उसे इतना जल्दी वापस मिल जाएगा। फिर भी वो पूरे मन से प्रार्थना करने में लगी हुई थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और मोहक की तस्वीरें देखने लगी। वो उसे देख मुस्कुराई,
क्योंकि मोहक को पोज देना नहीं आता था। वो हर तस्वीर में या तो सीधा या हाथ बंधे खड़ा रहता था। उसकी सामान्य रंगत, उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसका वो हिचकिचाता चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें और घनी पलकें, हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ, और इन सब में गीत को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो थे उसके कर्ली बाल। वो उसकी तस्वीरें देखते हुए अपने आसपास के माहौल को भूल चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मोहक उसके सामने हो। वो उसके कर्ली बालों में हाथ फेरने को हुई, लेकिन उसका हाथ फ़ोन की स्क्रीन को छूकर रह गया। तब उसे एहसास हुआ कि मोहक उसके सामने नहीं है। उसका भ्रम टूटा तो उसने रोज़ के अनुसार मोह नाम के कॉन्टैक्ट पर कॉल किया। नतीजा रोज़ के जैसा ही था। उसका नंबर अब अमान्य हो चुका था। उसने फ़ोन साइड में रख दिया। कार में बाकी तीनों बात करने में मशगूल थे। गीत का उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था और ना उन तीनों का गीत पर। गीत ने आंखें मूंद ली। मोहक की हंसी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अपनी सिसकियों की आवाज़। जो आंसू उसने शादी वाले दिन बहाए थे, सब याद था उसे। गीत के कानों में खुद के रोने का स्वर सुनाई पड़ रहा था। उसके आंखों के कोनों से आंसू निकल ही पड़ते, लेकिन फिर उसे आभास हुआ कि वो यहाँ अकेली नहीं है। अभी अगर वो रो देगी तो सब खामखा उसके लिए परेशान होंगे। इसलिए उसने अपनी गर्दन खिड़की की तरफ घुमा ली, लेकिन आंखें नहीं खोली। उसके कानों में अब किसी गाने के शब्द सुनाई पड़ने लगे जो उसकी स्थिति से मेल खाते थे। दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मानदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा ए प्यार आजा वे माही, मैनू तेरा इंतजार। गीत ने आंखें खोल ली। उसकी आंखें झिलमिला रही थी, लेकिन वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी थी ताकि उसके आंसू न बहे। कितना वक्त लगेगा भैया? उसने ललित की तरफ देखकर पूछा। 1 तो बज ही जाएगा, तब तक तुम आराम कर लो गीत। ललित उसे मिरर में देखते हुए बोला। मुझे नींद नहीं आ रही है, गीत ने कहा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। पता है मुझे कि रात भर सो नहीं पाई हो। चलो सो जाओ थोड़ी देर, जब पहुंचने वाले होंगे तो मैं खुद तुम्हें जगा दूंगा। ललित ने कहा, फिर मुस्कुराया। गीत भी बदले में मुस्कुरा दी। गीत ने खिड़की खोल ली। अभी वो दिल्ली से बाहर नहीं आए थे। दिल्ली में हल्की धूप थी जो बारिश के दिनों में सुकून पहुंचा रही थी। थोड़ी आगे चले तो वहाँ धूप में ही हल्की बारिश हो रही थी, जिस कारण इंद्रधनुष बन रहा था। गीत देख कितना सुंदर लग रहा है ना? कार में आगे ललित के साथ बैठी पाखी बोली। लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी के रंग चुराकर आसमान ने खुद को रंग लिया हो, गीत खुद में ही बोली। पाखी आगे थी, जिस वजह से उसे सुनाई नहीं दिया, तो उसने गीत की तरफ घूमकर कहा, हाँ क्या कहा? कह रही हूँ कि वाकई रंगीन चीज़ें बहुत सुंदर होती है। हैप्पी बर्थडे मिस गीत। शाम के समय मोहक बेकरी पर आते गीत को देखकर बोला, तुम यहाँ? गीत उसे वहाँ देखकर पूछ बैठी। फिर बर्थडे विश के लिए थैंक यू कहा। मैं आपके घर का पता नहीं जानता और फिर मुझे लगा कि आप यहाँ ज़रूर आएंगी, इसलिए यहीं आपका वेट कर रहा था। मोहक सर झुकाए बोला, शाम हो आई है, तुम यहाँ कब से खड़े हो? गीत ने पूछा। सुबह से। मोहक ने झूठ नहीं कहा। ओह मोहक, तुम पागल हो, जब कभी मिलती तब कर देते बर्थडे विश। गीत ने मोहक के ललाट पर हल्के से हाथ मारा। मोहक ने अपने ललाट को छुआ और मुस्कुरा दिया। उसने सामने देखा, गीत वहाँ नहीं थी। वो बेकरी के अंदर आया। गीत केक का ऑर्डर दे रही थी। वो गीत के पास आकर खड़ा हो गया और बेकरी वाले से बोला, सेम केक मेरे लिए भी। ओके, आप दोनों थोड़ा वेट करें, बेकरी वाला बोला। गीत ने आईब्रो उठाई जैसे पूछ रही हो कि तुम्हारे लिए केक क्यों? बदले में मोहक ने आंखें झपका दी, कुछ कहा नहीं। गीत बेकरी के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंची। वहाँ गार्डन था, पेड़ पौधों में लाइट्स लगी हुई थी। हल्का अंधेरा हो आया था तो अब वो गार्डन जगमगा रहा था। गार्डन में बहुत सारी टेबल कुर्सियाँ रखी थी जिन पर कुछ अनाथ बच्चे बैठे थे। उन्हें गीत ने ही यहाँ बुलाया था। बेकरी वाले के माध्यम से उसने पीछे पलटकर मोहक को साथ आने का इशारा किया। मोहक भी उसके पीछे वहाँ आ गया और चारों ओर की सजावट देखने लगा। छोटा सा गार्डन था, लेकिन पूरा चमक रहा था, जो बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए ही डिजाइन किया गया था। बीच में एक स्पेशल टेबल थी जिस पर केक कट होना था। साइड में एक बोर्ड लगा था जिस पर बहुत ही सुंदर फॉन्ट स्टाइल में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे टू मी। और फिर नीचे कोष्ठक में लिखा था, गीत। मोहक ये सब देख ही रहा था कि गीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम्हें याद रह गया कि आज मेरा बर्थडे है? मोहक ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो उसी बोर्ड को देखते हुए ये पूछ रही थी।
वो भी वापस सामने देखकर बोला, याद ही नहीं रहा गीत? मैं भूला नहीं था। अब की बार गीत ने उसे देखा। इस रोशनी में मोहक की आंखें चमक रही थी। तुमने बताया नहीं कि केक किस लिए ऑर्डर किया? गीत ने पूछा। बताऊंगा, और भी बहुत कुछ बताना है मुझे आपको, मोहक ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत कुछ? बहुत कुछ, और इस बहुत कुछ के लिए मेरे पास वक्त नहीं हुआ तो? गीत उसे चिढ़ाने के लिए बोली, लेकिन मोहक कुछ बोलने की बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया। तो गीत खुद ही चिढ़ गई। इतना कम क्यों बोलते हो तुम? वो उस पर से नज़र हटाकर बोली। जवाब आपने खुद ही दे दिया। मेरे पास कहने के लिए शब्दों का जाल नहीं होता गीत। मैं बहुत कुछ भी बहुत कम शब्दों में कह सकता हूँ, इसलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मोहक भी उस पर से निगाह हटाकर बोला, ताकि गीत को देखकर वो ये कहने में हिचकिचाए नहीं। गीत दूसरी तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। तब तक केक भी आ गया था। दोनों का केक उस बीच वाली स्पेशल टेबल पर रखा गया। दोनों ने साथ ही केक कट किया और उनकी खुशी में शामिल वो अनाथ बच्चे तालियां बजाने लगे। इस बीच मोहक ने उसे नहीं बताया कि उसने ये केक क्यों खरीदा। गीत ने उसकी तरफ केक बढ़ाया तो उसने मुंह खोल दिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए गीत की तरफ भी केक बढ़ा दिया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ कांप गए थे। गीत ने ये बात नोटिस कर ली और उसका कांपता हुआ हाथ थामकर केक खा लिया। इस दौरान वो मोहक के चेहरे को ही देख रही थी। मोहक इस लम्हे में बहुत असहज हो गया था, तो उसकी असहजता कम करने के लिए गीत ने उसका हाथ छोड़ दिया और सभी बच्चों को केक खिलाने लगी। मोहक ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे कि अब तक सांस रोके हुए था। कुछ देर बाद बेकरी वाला उन सभी बच्चों को वापस अनाथ आश्रम छोड़ने चला गया। अब वहाँ सिर्फ मोहक और गीत ही रह गए थे। तभी गीत का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा। ललित का कॉल था। उसने उठाकर कान से लगा लिया। हाँ भैया, हो गया तुम्हारा सेलिब्रेशन पूरा? तो मेरी पार्टी में आ जाओ। आज मेरी प्यारी सी बहन का बर्थडे है और तुम्हारे बगैर ये पार्टी बेकार है। दूसरी तरफ से ललित बहुत प्यार से बोला। गीत मुस्कुरा दी। बस आ ही रही हूँ भैया, थोड़ा वक्त दीजिए। ललित ने घड़ी देखी, फिर बोला, ठीक है, आधा घंटा दिया, आराम से आना, मेहमान आने लगे हैं अब। ओके भैया, आती हूँ, कहकर गीत ने कॉल रख दिया। फिर मोहक की तरफ मुड़ती हुई बोली, बहुत कुछ कहने के लिए। 20 मिनट है तुम्हारे पास, कहो। बैठिए, बैठकर बात करते हैं। मोहक ने नज़रें झुकाए टेबल की तरफ इशारा कर कहा। गीत का दिल अब तेज धड़का था। अभी यहाँ बहुत से बच्चे थे, लेकिन अब वो दोनों अकेले थे। गीत को नहीं पता था कि वो क्या कहेगा और किस बारे में कहेगा, लेकिन जिस बात का वो अंदाज़ा लगा रही थी और जिस बात की वो उम्मीद रख रही थी मोहक से, वो बात मोहक इतनी आसानी से कह पाएगा, ऐसा गीत को विश्वास नहीं था। वो ये सब सोचते हुए ही कुर्सी पर बैठ गई। मोहक भी उसी के सामने बैठ गया। वो बस मोहक के बोलने के इंतजार में चुप बैठी रही। आपको याद है, आज ही के दिन हम पहली बार मिले थे। 1 साल हो गया आज। मोहक ने शुरुआत के लिए शब्द ढूंढे और यही बोला। गीत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये बताने के लिए रोका मुझे? वो थोड़ा अचंभे में बोली। मोहक ने उसकी इस बात को साइड में रखा और आगे बोला, आपने पूछा था ना कि मैंने केक क्यों खरीदा, जानना चाहेंगी क्यों? गीत ने इतना ही कहा। आज ही के दिन मेरा भी बर्थडे आता है। मोहक ने कहा, क्या सच में? गीत खुश होते हुए बोली। मोहक ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाया। पहले क्यों नहीं बताया? हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, गीत ने खुश होते हुए कहा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इतना करते ही मोहक एक बार फिर असहज हो गया, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ कहना था, इसलिए खुद को सामान्य दिखाकर बोला, आपको पता है, मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जब से होश संभाला है तब से केक कट किया हो ऐसा मुझे याद नहीं, बल्कि मैं खुद भी ये याद रखना पसंद नहीं करता कि मेरा बर्थडे कब आता है, कहकर मोहक कुछ क्षण ठहरा, फिर वापस खुद में थोड़ी हिम्मत भरकर बोला, लेकिन इस बार मुझे ये दिन बहुत स्पेशल फील हो रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा दिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दिन आपसे जुड़ा है। ये दिन आपका है और इसी दिन आपकी मुलाकात मुझसे हुई थी। मोहक ये सब कहते हुए अपनी गर्दन और अपनी निगाहें दोनों झुकाए बैठा था। अगर इस बीच वो गीत की आंखों में देख लेता तो शायद आगे बोलने से पहले उसके लफ्ज़ खो जाते। उसकी बातें सुनकर गीत ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसे आज ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा ये लग रहा था कि वो बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, दूसरी दफ़ा। पहली बार तो वो खुशकिस्मत इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे ललित जैसा भाई मिला था
मोहक अपने हाथों पर गीत की पकड़ महसूस कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि जो बात वो गीत को बोलना चाहता था अब नहीं बोल पाएगा। अब अगर उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो ज़रूर उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाएगी, लेकिन जब इतनी हिम्मत करके शुरुआत कर दी थी तो बात को बीच में नहीं छोड़ सकता था। पता नहीं फिर कब ये मौका मिले या फिर ना मिले। उसने अपने अंदर एक लंबी सांस भरकर कहा, मुझे आपसे सॉरी भी कहना है। सॉरी? वो क्यों? गीत ने पूछा। पिछली बार जब आप जा रही थी तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं, और मैंने भूल से आपका हाथ पकड़ लिया था, जिसका एहसास मुझे तब हुआ जब आप बिना कोई जवाब दिए बिना मुड़े वहाँ से चली गई। शायद मैंने आपको नाराज़ कर दिया था, उसके लिए सो सॉरी। वो बोला तो गीत ने उसे गौर से देखा। वो कब से अपनी निगाहें झुकाए बात कर रहा था। वाकई बहुत मासूम सा था वो। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गीत ने उसे समझाना चाहा कि वो नाराज नहीं हुई थी। तो कैसा है आप ही बता दीजिए, मुझसे नहीं बोला जा रहा। आखिर मोहक ने हार मान ली थी। उसमें वाकई हिम्मत नहीं थी कि वो गीत को अपने मन में पनपते एहसास जता सके। वो बेचारगी सी शक्ल लिए बैठा रहा। गीत ने उसके हाथ छोड़ दिए और मोबाइल में टाइम देखकर उठ खड़ी हुई। शायद उसके जाने का वक्त हो आया था। वो उसके बगल से होती हुई निकल गई। मोहक अब अफसोस से भर गया था। उसे लगा कि शायद एक बार फिर उसने गीत को नाराज कर दिया था। ये सोचकर ही उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी। इतना गुस्सा करने वाला इंसान अंदर से बिल्कुल मोम हो उठा था। तभी उसके कंधों पर उसे गीत के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर रह गई। गीत उसके पीछे ही थी। वो झुकी और उसके कान के पास आकर बोली, सच में बता दूं कि कैसा है? उसका बोलना हुआ और मोहक की रही सही सांसें भी अटकने को हो गई। उसका गला पल भर में सूख गया। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने बगल में निगाह उठाकर गीत को भी देख सके। वो कुछ नहीं बोला तो गीत ही गाने के बोल कहने लगी, लेकिन शायराना अंदाज में। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। मोहक की धड़कनें बढ़ गई। साथ ही उसके दिल में इतना सुकून उतर आया जो लफ्ज़ों में बयां कर पाना नामुमकिन था। अमूमन ऐसा होता है कि किसी लम्हों को महसूस करने के लिए लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन गीत के इस इजहार को अपनी आंखों और अपने जहन में उतारने के लिए मोहक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब भी कुछ नहीं बोला तो गीत ने फिर उसके कानों में कहा। फिर उसने मोहक के कंधे छोड़ दिए और जाने लगी, क्योंकि शायद ही मोहक अब कुछ बोल पाता। मैं तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में हूँ मोहक। लेकिन उसे वहाँ से जाते हुए महसूस कर मोहक फुर्ती से उठा और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर गीत के कदम ठहर गए। वो मुस्कुरा उठी, लेकिन मोहक की तरफ पलटी नहीं, क्योंकि अगर वो पलट जाती तो शायद मोहक ने हड़बड़ाहट में जो हिम्मत जुटाई थी वो वापस खामोशी में दब जाती। गीत के ना पलटने से मोहक को भी सहजता लगी। वो भी गीत की तरफ गाने के बोल को शायराना अंदाज में रखकर बोला, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। गीत बेइंतहा मुस्कुरा उठी। उससे अब जज्बात नहीं संभले और वो पलटकर मोहक के गले आ लगी। मोहक इसके लिए तैयार नहीं था और फिर उसका इस हरकत पर लड़खड़ाना लाजमी था। वो लड़खड़ा गया, लेकिन सुकून से खड़ा रहा। गीत को अभी अपनी बाहों में भर लेने का हक नहीं समझा और यूं ही खड़ा रहा। वास्तव में आज का दिन उनके लिए बहुत खास और खुशनुमा हो चुका था। वर्तमान में गीत की नींद टूटी तो सब कुछ धुंधला पड़ गया। वो सजा हुआ गार्डन, वो हिचकिचाते लेकिन मासूम मोहब्बत से भरे लम्हे, मोहक के गले लगी गीत, ये सब कुछ उसकी आंखों से ओझल हो गया। वो तो सपने में भी खुशी से भर उठी थी, वो खुशी जो जागने के बाद भी उसके चेहरे पर बरकरार नजर आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर नज़र घुमाई। वो जयपुर में दाखिल हो चुके थे और जयपुर का मौसम काले बादलों से घिरा था, जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली थी। वो बाहर देखती हुई मन ही मन बोली, एक बार फिर वही इजहार, उसी तरह लड़खड़ाते लफ्ज़ों में, सुनना है मुझे तुमसे, लौट आओ ना मोहक। गीत जयपुर पहुंच चुकी थी। वो सब कहीं और न जाकर सीधे आमेर पुलिस स्टेशन चले गए। ललित ने पुलिस स्टेशन के बाहर कार रोकी तो बाकी सब उतर गए। पुलिस की मदद लेने से ये काम थोड़ा आसान था। ललित ने किसी को कॉल मिलाया। हेलो इंस्पेक्टर, भाविन अग्रवाल बोल रहे हैं। जी मैं ललित, आपको दिल्ली से एएसपी नयन आचार्य ने मेरे बारे में बताया होगा। जी ठीक है, कहकर ललित ने कॉल रख दिया।
अंदर चलो, ललित बाकी सबसे बोला। तो सब अंदर बढ़ गए। पुलिस स्टेशन काफ़ी पुराना लग रहा था। आपने एएसपी से कब बात की भैया? गीत ने पूछा। किसे पता था कि सिर्फ वो ही नहीं थी जो रात को जाग रही थी। ललित भी उसकी चिंता में जाग रहा था। रात को मैंने मदद मांगी थी उनसे ताकि वो जयपुर के किसी पुलिस स्टेशन में हमारी हेल्प के लिए कह सके और यहाँ पहुँचने पर हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ललित सामने देखकर चलता हुआ ही बोला। गीत को अपने भाई से इस बात की पूरी उम्मीद थी। रात को ललित ने उसको तो आराम करने को कहकर भेज दिया था, लेकिन गीत जानती थी कि वो गीत की खुशियों की खातिर हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। वो चारों अंदर गए और इंस्पेक्टर भाविन अग्रवाल से मिले। इंस्पेक्टर ने उनको बैठाया। एएसपी आचार्य ने बताया था कि आपको कोई हेल्प चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, जी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो हमारे ख्याल से यहीं जयपुर में है। इसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए, उदय बोला। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर उठाया और उसे खोलकर औपचारिक होते हुए बोला, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम, तस्वीर और कितने वक्त से लापता है? जी, मोहक। उसका 3 महीने से कुछ अता पता नहीं है, उदय वापस बोला। लेकिन ये नहीं कहा कि मोहक अपनी मर्जी से गया है। फिर उदय ने बगल में बैठे ललित को कुछ इशारा किया तो ललित ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। उदय वापस इंस्पेक्टर की तरफ रुख करता हुआ बोला, ये मोहक की कुछ तस्वीरें। इंस्पेक्टर ने लिफाफा ले लिया। आपको यकीन है कि वो जयपुर में है? इंस्पेक्टर ने पूछा। शायद हाँ, हम कुछ हफ्तों पहले ही जयपुर आए थे और उन दिनों की किसी तस्वीर में वो नज़र आया है, उदय ने कहा। गुमशुदा होने की वजह, क्या वो मानसिक रोगी था या कोई और कारण रहा हो? इंस्पेक्टर बोलते हुए बीच बीच में कुछ लिख रहा था। उदय जवाब देने को हुआ, उससे पहले गीत बोली, जी इंस्पेक्टर, वो मेंटली डिस्टर्ब था। सबने गीत की तरफ देखा और समझ भी लिया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। अगर वो ऐसा नहीं कहती तो शायद पुलिस उसे ढूंढने की उतनी कोशिश नहीं करती। कुछ सवाल पूछने के बाद इंस्पेक्टर भाविन बोला, अभी तो आसपास पूछताछ के लिए मैं 2 हवलदार आपके साथ भेज देता हूँ और उसकी फ़ोटो आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। ठीक है, नमस्ते सर, कहकर उदय उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर भाविन भी खड़ा होता हुआ बोला, मैं ये तस्वीरें बाकी इलाकों के थानों में भेज दूंगा और 2-3 दिन में पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे। अगर वो जयपुर में हैं तो हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर, ललित बोला। और फिर इंस्पेक्टर ने 2-3 हवलदारों को उनके साथ जाने का इशारा किया। सब बाहर आ गए। मोहक को ढूंढने की शुरुआत आमेर महल के बाहर लगी दुकानों से की गई। शायद वो यहाँ आता जाता हो और किसी ने उसे देखा हो। हवलदारों के साथ उदय, ललित, पाखी और गीत भी मोहक की तस्वीर हाथ में लिए सबसे पूछ रहे थे और इसी पूछताछ में आगे बढ़ते जा रहे थे। यूँ एक साथ रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा, उदय बोला, जो हमेशा समझदारी की बातें ही करता था। ललित उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोला, सही कह रहे हो उदय, तुम और पाखी एक साथ जाओ, मैं और गीत। फिर वो पुलिस कर्मियों की तरफ देखकर बोला, आप लोगों को कुछ पता चले तो प्लीज़ तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, कहकर ललित गीत को लेकर आगे बढ़ गया। उदय और पाखी भी दूसरी दिशा में चल दिए। 2 मिनट रुकिए, क्या आपने इसे कहीं देखा है? गीत कई लोगों से पूछ चुकी थी। उसी से कुछ कदम दूरी पर ललित भी हर किसी को रोककर यही सवाल कर रहा था। इसी तरह 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन वो लोग अभी थके नहीं थे और रुकते भी नहीं। अगर बारिश ना होती, सुबह से जो काले बादल उमड़ रहे थे और अब भारी बारिश बनकर बरस पड़े। ललित ने गीत का हाथ पकड़कर साइड में चलने को कहा। गीत को कुछ ध्यान न था। ललित के बुलाने पर उसे पता चला कि बारिश होने लगी है। वो दोनों किसी दुकान के आगे आ खड़े हुए जहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा था। गीत ने देखा कि उसके हाथ से मोहक की तस्वीर गिर गई है। उसने सड़क की ओर देखा। मोहक की तस्वीर सड़क पर गिरकर बारिश के पानी में भीगने लगी थी। वो वापस उसी तरफ भागी। गीत, तुम भीग जाओगी, ललित ने पीछे से आवाज़ दी और खुद उसके पीछे आ गया। गीत उस तस्वीर को उठाने के लिए झुकने को हुई। उससे पहले ही किसी 10 से 12 साल के बच्चे ने वो तस्वीर उठा ली। बेटा, ये मुझे दे दो, गीत ने उस बच्चे से कहा। झमाझम बारिश में उसकी आवाज़ धीमी पड़ रही थी। वो तस्वीर आधी भीग गई थी, लेकिन वो बच्चा उस तस्वीर को गौर से देखता हुआ उसे भीगने से बचा रहा था। गीत उस बच्चे को सड़क के साइड में ले आई जहाँ टीन शेड लगी हुई थी। गीत थोड़ा झुकी और उस बच्चे की नज़रों में देखती हुई बोली, क्या क्या हुआ?
आप इसे जानते हो? उसने उम्मीद से पूछा, क्योंकि वो बच्चा बहुत ध्यान से मोहक की तस्वीर देख रहा था। ललित भी गीत के पास आकर खड़ा हो गया। ये तो मिलन है ना? वो बच्चा अब गीत को देखकर पूछ बैठा। नहीं बेटा, इसका नाम मोहक है, ललित ने उस बच्चे से कहा। नो, ये मिलन है, वो जो सिंगर है वो मिलन। बच्चा मोहक की तस्वीर देखकर खुश हो रहा था। सिंगर? मोहक को गाने का शौक था ना गीत? अच्छा गाता था वो, ललित ने एकदम से गीत को कहा। हाँ हाँ भैया, कहीं ये सच में मोहक? गीत को भी लगा कि शायद ये बच्चा मोहक का पता दे पाए। वो फटाफट बारिश में ही अपने घुटनों के बल बैठ गई। आप जानते हो इससे? कहाँ कहाँ देखा आपने? कहीं मिले थे इससे? गीत ने उस बच्चे की बाहें थाम कर कहा। हाँ, इन्होंने हमारे स्कूल फंक्शन में गाना गाया था, वो भी बहुत अच्छा। तस्वीर को देखकर वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था। अभी कहाँ मिलेंगे ये? ललित भी बच्चे की ओर झुककर बोला। ये तो नहीं पता, स्कूल मैनेजमेंट ने किसी म्यूजिकल एकेडमी को इनवाइट किया था 1 हफ्ते पहले, तभी ये भी आए थे, बच्चे ने कुछ याद करते हुए कहा। म्यूजिकल एकेडमी का नाम पता है? गीत के सवाल बढ़ते जा रहे थे और साथ ही उम्मीदें भी। नहीं, वो नहीं पता, बच्चा थोड़ी निराशा से बोला। साथ ही गीत को भी निराश कर गया। फिर वो थोड़ी खुशी से बोला, क्या मैं ये फ़ोटो अपने पास रख लूँ? प्लीज़, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, ये फ़ोटो आप मुझे दे दो। गीत उस बच्चे को देखकर हल्का मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखकर हाँ में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच। बच्चा खुशी से उछला और जाने लगा। गीत नाउम्मीदी में वापस खड़ी हो गई। फिर एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया। बेटा 1 मिनट रुको, उसने वापस उस बच्चे को रोका। वो बच्चा पलटा। आपके स्कूल का नाम क्या है? गीत ने पूछा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड्स स्कूल, काल्पनिक नाम, बच्चा बोला और वो फ़ोटो देखते हुए आगे निकल गया। भैया, गीत कुछ बोलने के लिए ललित की तरफ पलटी ही थी। वो आगे बोल पाती उससे पहले उसने देखा कि ललित किसी को कॉल मिलाकर फ़ोन को कान में लगाए खड़ा था। हेलो इंस्पेक्टर भाविन, प्लीज़ आप एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड्स स्कूल में पता कीजिए कि पिछले हफ्ते उन्होंने किस म्यूजिकल एकेडमी को अपने स्कूल के फंक्शन में इनवाइट किया था। जी, शायद वहाँ कुछ मिले, प्लीज़ जल्दी कीजिए, कहकर ललित ने फ़ोन रख दिया और इंस्पेक्टर के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। आप मेरे कहने से पहले ही समझ जाते हैं। थैंक यू भैया, गीत ने उसकी बाँह थाम कर कहा। मैं हमेशा यूं ही तुम्हारे साथ हूँ, अपने भैया को थैंक यू मत कहा करो। ललित अपनी बाँह पर रखे गीत के हाथ को पकड़कर फिर मुस्कुराया। वहीं कोई शख्स बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा था। मन में बेचैनी इतनी कि बारिश का एहसास तक न था उसे। लंबे घने बाल थे जो बारिश में भीगकर आंखों को ढक रहे थे। जब आंखें पूरी तरह से ढक गई और उसे कुछ नज़र न आया, तब उसका हाथ अपने बालों पर गया जो बारिश के पानी में तरबतर हो रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से बालों को समेटा। उसे एहसास हुआ कि बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन उस पर बेअसर थी, या दूसरे नज़रिए से कहो तो बहुत गहरा असर कर रही थी ये बारिश उस पर। उसे बारिश को देखकर अपनी ज़िंदगी के वो बीते लम्हे याद आ जाते थे जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल मानता था। उसे बारिश में भीगता अपना ही अक्स नज़र आने लगा था अब, जो बाहें फैलाए उल्टे कदम चल रहा था और तेज़ बारिश में अपनी आवाज़ कायम रखता हुआ किसी से कुछ कह रहा था। सहसा ही उसकी खुद की कही हुई पंक्तियाँ उसके कानों में गूंज गई। आप कभी कभी इस बारिश की तरह लगती है मुझे, जो हर बार बेपनाह बरसती हुई मेरी ज़िंदगी के लम्हों को भिगा जाती है और जाने के बाद भी इस दिल की जमी पर नमी छोड़ जाती है। ये यादें उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में हमेशा कामयाब होती थी और नतीजन वो मुस्कुरा उठा। इसी क्रम में उसकी नज़र कुछ दूरी पर टीन सेट के नीचे खड़े ललित और गीत पर पड़ी। उसके होठों की मुस्कुराहट तो गई ही, साथ में चेहरे का रंग भी उड़ गया। नहीं, मुझसे नहीं होगा, वो शख्स खुद में बड़बड़ाया और जितनी धीमी गति से वो अभी चल रहा था उसके कई गुना तेज गति से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। वो जल्द से जल्द ओझल हो जाना चाहता था हर किसी की नज़र से। इधर गीत और ललित दोनों 15 मिनट तक वहीं खड़े रहे। बारिश कभी तेज तो कभी धीमी हो जा रही थी। कुछ देर बाद ललित का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा इंस्पेक्टर का मैसेज था। सचिन म्यूजिक एकेडमी, ललित हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया, फिर मैप खोलकर सर्च करने लगा। गीत की नज़र ललित के फ़ोन पर ही टिकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मोहक के साथ होने पर धड़कता था। थोड़ी दूरी पर है,
लेकिन कार लेने जाएंगे, इतनी देर में वहीं पहुंच जाएंगे, पैदल ही चलते हैं। कहते हुए ललित आगे बढ़ा, लेकिन तेज बारिश ने उसके कदम रोक दिए। उनके पास फ़ोन, मोहक की फ़ोटोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कैश भी था जो बारिश में भीग जाते तो मजबूरन बारिश रुकने तक उन्हें वहीं खड़ा रहना पड़ता। यही रुकते हैं भैया, अभी कुछ देर में रुक जाएगी बारिश, गीत बेमन से बोली। उसका बस चलता तो वो इस बारिश में क्या, तेज आंधी में भी भागती हुई मोहक के पास पहुंचने की कोशिश कर जाती। लेकिन अभी उसे खुद से ज़्यादा ललित का ख्याल था, क्योंकि वो बारिश के पानी से जल्दी बीमार हो जाता था। उधर वो इंसान भागता हुआ एक बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अपने कमरे की दरवाज़ा जोरों से खटखटाने लगा। काफ़ी देर तक बारिश होती रही और बारिश के रुकते ही गीत और ललित म्यूजिक एकेडमी की ओर बढ़ गए। यहीं कोई 10 से 15 मिनट बाद वो उस जगह पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने मोहक की तस्वीर दिखाई और उसके बारे में पूछा। अरे ये तो मिलन है, रिसेप्शनिस्ट बोला। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? गीत झिलमिलाती आंखें लिए बोली। ये तो एक आध घंटे पहले ही कहीं चले गए, आप सचिन सर से मिल लीजिए, वो आपका कांटेक्ट करा देंगे मिलन से। रिसेप्शनिस्ट अपनी औपचारिकता पूरी करते हुए बोला। जी, आप उनसे कहिए कि हमें कुछ बात करनी है। इस बार ललित आगे बढ़कर बोला, क्योंकि गीत इस लम्हे में अपने लक्ष्य खो रही थी। आप 2 मिनट रुकिए, कहकर रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल मिलाने लगा। फिर कॉल रखकर ललित से बोला, आप ऊपर रूम नंबर 16 में जाकर सचिन सर से मिल सकते हैं। शुक्रिया, ललित बोला और गीत को लेकर ऊपर बढ़ गया। रूम नंबर 16 पर पहुंचकर उसने बेल बजाई। दरवाज़ा एक 25 से 26 साल के लड़के ने खोला, जो गीत और मोहक का हम उम्र ही था। जी, आप मिलने के लिए कह रहे थे, अंदर आइए। सचिन दरवाज़ा खोलकर साइड हटता हुआ बोला। मोहक कहाँ है? गीत दरवाजे पर खड़े होकर ही पूछ बैठी। वो अपनी आंसुओं को संभाले हुए थी, लेकिन आवाज़ को नहीं संभाल पा रही थी। लग रहा था जैसे अभी रो देगी। जी, कौन मोहक? मैं कुछ समझा नहीं, सचिन ने कहा। ललित ने अपनी जेब से वो तस्वीर निकाली। आप इसे जानते हैं? शायद मिलन के नाम से। हाँ बिल्कुल, ये मिलन है। पिछले 3 महीने से मेरे साथ ही म्यूजिक प्रोग्राम्स में काम कर रहा था। कहते हुए सचिन अंदर आ गया। वो दोनों भी उसके पीछे अंदर चले आए। कर रहा था मतलब? अब कहाँ है? ललित ने पूछा। वो बस अभी 1 घंटे पहले ही चला गया। वैसे आप लोग उसे कैसे जानते हैं? सचिन ने कहा। ललित ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। कहाँ चला गया? गीत का दिल वापस बैठा जा रहा था। उसकी नज़रें कमरे के हर कोने पर फिसल रही थी। चारों तरफ म्यूजिक का सामान, जैसा कि मोहक हमेशा से चाहता था। मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। वो बहुत तेजी में आया और चला गया, सचिन ने कहा। कब तक लौटेगा? गीत खोए हुए बोली। ये सुनते ही सचिन का मुंह उतर गया। उसने अपना सर झुका लिया। जिस तरह से गया है, शायद यहाँ फिर कभी नहीं लौटेगा, कहते हुए सचिन उदास हो गया। गीत धम से पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसको उसकी किस्मत से यही उम्मीद थी, जो उसे एक बार फिर धोखा दे चुकी थी। बच्चा, डोंट लॉस योर होप, हम अभी चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा अभी वो, ललित उसके पास बैठता हुआ बोला। नहीं भैया, मैं अपनी वजह से आपको किस हद तक परेशान कर सकती हूँ आखिर? गीत उसकी तरफ देखकर बोली। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से कभी परेशान हो सकता हूँ? ललित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। नहीं, लेकिन मेरे लिए आप कब तक उसके पीछे यूँ भागते रहेंगे? पहले आपने पापा से लड़ाई की थी इस रिश्ते को लेकर, और अब भी आप मेरे लिए यहाँ तक आए, फिर भी वो चला गया। गीत ने सर झुका लिया। तुम ये सब मत सोचो, चलो हम चलते हैं, शायद वो मिल जाए। ललित उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए बोला। इस शायद के पीछे हम हमेशा नहीं भाग सकते भैया, गीत ने उसे रोककर कहा। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने मोहक से मिलने की उम्मीद खो दी हो, लेकिन वास्तव में वो अब ललित को इन सब में और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिर वो कब तक लड़ेगा अपनी बहन के प्यार के खातिर? अब शायद उसने अकेले ही आगे बढ़ने का सोचा था। तभी गीत का फ़ोन बजा। उसने देखा आनंद जी का कॉल था। गीत ने कॉल पिक किया। हेलो बेटा, मिला क्या मोहक? आनंद जी ने चिंता में घुलते हुए पहला सवाल यही किया। वो बस जताते नहीं थे। नहीं तो ऐसा कभी हुआ है भला कि माँ बाप अपने बच्चों के दर्द से अपरिचित रह जाए? उनके इस सवाल पर गीत का गला रुंध गया। उससे जवाब देते ही नहीं बना। गीत का जवाब ना पाकर आनंद जी ने फिर से पूछा। बेटा गीत, मोहक मिला या नहीं? इस बार गीत उजरे से स्वर में बोली। मिलते मिलते रह गया पापा,
पिछली बार की तरह मिलते मिलते रह गया। गीत का इशारा शादी वाले दिन पर था। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। इस एक जवाब को देने में ललित ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और आनंद जी से बात की। फिर कहा कि वो घर आकर सब कुछ विस्तार में बताएगा। ललित ने फ़ोन रख दिया और गीत से बोला, मैं उदय को फ़ोन कर देता हूँ, वो आसपास के रेलवे स्टेशन पर देख लेगा एक बार, और फिर हम भी चलते हैं। गीत ने उसे रोकना चाहा। नहीं भैया, किसी मुजरिम को पकड़ना आसान है, लेकिन पैर बेरिया नहीं डाल सकता किसी के हाथ पाँव में। हम उसे नहीं रोक पाएंगे कहीं जाने से। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम पड़ गई थी कि खुद उसे भी नहीं सुनाई दी। फिर ललित के कानों तक कैसे पहुंचती। ललित ने उदय को कॉल करके अभी सिर्फ इतना कहा कि वो जहाँ भी है वहाँ के आसपास के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर मोहक को तलाशे। चलो गीत, हम भी चलते हैं अब। ललित फ़ोन जेब में रखता हुआ बोला। हाँ, दिल्ली वापस चलते हैं भैया, गीत बोली। वो आत्मग्लानि में थी कि उसकी वजह से उसके भैया और दोस्त कितने परेशान हो रहे थे। हाँ, उन्हें ये परेशानी कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन गीत का सोचना भी उसकी जगह ठीक था। हम मोहक को ढूंढने चल रहे हैं, ललित बोला। गीत उसे वापस रोकने को हुई, तभी इतनी देर से चुप बैठा हुआ सचिन बोल पड़ा। आप गीत है? वो अभी ललित को गीत का नाम लेते हुए सुन चुका था। उसके इस सवाल पर उस दोनों ने सचिन को देखा। बताइए ना, आप ही गीत है? हाँ, मेरा नाम गीत है, गीत ने मायूसी से कहा। मिलन के मुंह से कई बार मैंने ये नाम सुना है। उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो किसी गीत को बहुत चाहता है। सचिन ने कुछ बीती बातें याद करते हुए कहा। गीत गर्दन झुकाए रही। ये बात उससे अनजान तो नहीं थी। चाहे पूरी दुनिया को ये लगे कि मोहक उसे धोखा देकर चला गया है, लेकिन वही मोहक के दिल का हाल जानती थी। उसका नाम मिलन नहीं, मोहक है, गीत ने हौले से कहा। मुझे नहीं पता कि उसने यहाँ आकर अपना नाम क्यों बदला। पिछले 3 महीने से वो मिलन बनकर ही मेरे साथ था, सचिन ने बताया। कैसा था वो? ठीक तो था ना? गीत को अभी भी उसे ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी उसका हाल जानना लगा। ठीक था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वो गीत को बहुत याद करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, 3 महीने पहले जब वो मिला था, तब भी इसी नाम का जिक्र करते हुए मिला था। सचिन उस वक्त की बातें बताने को था। ललित ने गीत को इशारा किया कि उन्हें चलकर मोहक को ढूंढना चाहिए, लेकिन गीत ने गर्दन ना में हिला दी। वो वाकई अब ललित को और परेशान नहीं देखना चाहती थी, तो वहीं बिस्तर के किनारे बैठ गई और सुनने लगी जो सचिन कह रहा था मोहक के बारे में। ललित को भी बैठना पड़ा। उसने उदय को मैसेज कर दिया कि अपने साथ उन पुलिस कर्मियों को भी ले जाए। सचिन उन दोनों को 3 महीने पहले के वक्त में ले गया। गर्मी की रात थी। बस स्टैंड पर भीड़ तो थी, लेकिन दिन की तरह अफरा तफरी मची थी। सब अपनी अपनी बस के इंतजार में बैठे थे या कुछ अभी अभी बस से उतरे थे। सचिन चमचमाती जैकेट पहने हुए था, हाथ में गिटार लटकाया हुआ था। उसके भी लंबे बाल थे जो उसने आज ही कटवाए थे। फिर भी उतने लंबे तो थे ही कि कटवाने के बावजूद भी आंखों में आ रहे थे। वो अपने बालों को हाथों से संवारता और अपने ललाट पर आए पसीने को रुमाल से पोंछता हुआ बस से उतरा। उसकी छोटी सी म्यूजिक एकेडमी थी जो उसने खुद के नाम पर ही खोली हुई थी। वो बाकियों को संगीत सिखाता था, साथ ही छोटे मोटे प्रोग्राम्स में अपनी कला का प्रदर्शन भी बखूबी किया करता था। वो इस वक्त भी किसी दूसरे शहर से लौटा था और अब अपनी म्यूजिक एकेडमी की तरफ ही लौट रहा था। वो उतरते ही बस स्टैंड पर एक तरफ बनी चाय की दुकान पर चला गया। आधी रात के वक्त भी चाय की दुकानें खुली थी। भैया एक चाय, दुकान वाले को कहता हुआ वो वहीं डगमगाती बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर में चाय उसके हाथ में थी। वो सुकून से बैठकर पीने लगा। तभी किसे पूछूं, है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है। सचिन के बगल में बैठा शख्स अपनी ही धुन में गुनगुना रहा था। सचिन ने उसकी धीमी आवाज़ सुनी और उसकी तरफ घूमकर बैठ गया। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से, कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों, आंखों में लकीरें जब छूते इन हाथों से यूं बेवजह। वो अपनी धीमी आवाज़ में बिना किसी संगीत के भी बहुत अच्छा गा रहा था। चेहरे पर गहन मायूसी छाई हुई थी उसके। हे ब्रो, तुम तो कमाल के गाते हो यार, सचिन उसकी आवाज़ से प्रभावित होता हुआ बोला और अपने गिटार केस से गिटार निकाला। फिर उस शख्स की तरफ बढ़ाकर बोला, ये यूज करना चाहोगे? उस शख्स ने सचिन की तरफ देखा।
सचिन ने देखा तो पाया कि किस हद तक दर्द भरा था उसकी आंखों में। फिर वो झूठा सा मुस्कुराया और गिटार ले लिया। फिर उसके तारों से खेलते हुए बस स्टैंड के बाहर की तरफ आ गया। सचिन भी उत्सुकतावश उसके पीछे चला आया। वो चलता चलता ही गुनगुनाने लगा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। यहीं बार बार सोचता हूँ, तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। वो सुनसान सड़क के किनारे लगी रोड लाइट के नीचे खड़ा था। लग रहा था जैसे ये खूबसूरत समा उसी ने बांधा हो। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। वो गाते गाते अपने घुटनों पर आ गया। सड़क पर चल रहे जो नाम मात्र के वाहनों में बैठे लोग रुक रुक कर उसका गाना सुन रहे थे। वो गाना रुकते ही वापस चल दिए। जिन भी इक्के दुक्के लोगों ने उसको गाते सुना, वाकई उन्होंने बस गाना ही सुना, लेकिन सचिन उसकी आवाज़ में उभरता दर्द सुन गया था। वो गया और उस शख्स का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके हाथों में मेहंदी रची थी, जिसको देखकर सचिन बोला, शादी करके भागे हो या शादी से पहले ही? इस पर उसने सचिन को अचंभे से देखा। कम ऑन ब्रो, भारतीय लड़के मेहंदी कब लगाते हैं? इसलिए दिमाग में आया बस। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सचिन ने पूछा। वो बोलते बोलते रुका, फिर कुछ देर रुका ही रहा। कुछ पल बाद सिर झुकाकर बोला, मिलन। ओके मिलन, तुम्हारी आवाज़ यहाँ लगी यार। सचिन अपने सीने पर उंगली रख बोला। इस पर वो बस मुस्कुराया। उसके बाद मैं उसे अपने साथ ले आया। वो तब से मेरे साथ ही काम कर रहा था, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। फिर मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन इतना जानता था कि जिसे वो पीछे छोड़ आया है उसका नाम गीत है। और आज मिल भी लिया। गीत उसकी हर एक बात ध्यान से सुन रही थी। सचिन ही बोल रहा था। इस कमरे में उसने एक आध बार शराब भी पी और झगड़ा भी किया किसी से, लेकिन वो बुरा नहीं था उसके आज यूँ अचानक चले जाने से। वाकई मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सचिन मायूस था। आखिर उसका दोस्त आज अचानक कहीं चला गया, जो 3 महीने में ही उसका खास बन चुका था। वो कुछ तो बताकर गया होगा। अब की बार ललित बोला, नहीं। वो हड़बड़ाते हुए आया। वो भागते हुए एकेडमी आया और आते ही अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोरों से खटखटाने लगा, क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खुला। आहिस्ता मिलन, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने का प्लान था क्या? सचिन ने दरवाज़ा खोलकर कहा। मिलन आते ही उसके गले लग गया। सॉरी यार, वो बहुत गहरी आवाज़ में बोला। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? और सॉरी क्यों बोल रहा है? सचिन भी उसकी आवाज़ सुन परेशान होता हुआ बोला, क्योंकि मैं जिनको छोड़कर भागता आया हूँ उस लिस्ट में आज तुम्हारा नाम भी शामिल करना चाह रहा। वो उससे अलग होकर बोला और अलमारी खोलकर अपने ज़रूरी कागजात निकालने लगा। क्या मतलब? सचिन समझते हुए भी नासमझ से उसे देख रहा था। मैं जा रहा हूँ, मुझे याद मत करना। वो दुखी से सचिन के कंधे पर हाथ रखकर बोला और निकलने लगा। सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं जा रहे हो तुम? और क्यों जाओगे? हाँ, मिलन यानी मोहक उसकी तरफ पलटा। मुझे जाने दो। मैं अपने अतीत की यादों में मर सकता हूँ, लेकिन अब अपने अतीत का सामना नहीं कर सकता। वो अपनी आवाज़ में दर्द भरता हुआ बोला और निकल गया। सचिन भी उसे रोक नहीं पाया। मतलब उसने मुझे यहाँ देख लिया था? गीत आंखें बंद करती हुई बोली। उसकी बातों से यही जाहिर होता है, ललित बोला। गीत कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद किए बैठी रही। तो ललित वापस बोला, वो तुमसे भाग रहा है गीत। गीत ने आंखें खोली। नहीं भैया, वो मुझसे नहीं भाग रहा, वो मेरे लिए भाग रहा है। क्या मतलब? ललित ने कहा। वो हमेशा से कोशिश करता आया था कि कभी भी उसका गुस्सा मुझ पर ना उतरे। उसके घर वाले सच कह रहे थे। उसने वाकई मारपीट की होगी शादी वाले दिन। उसे उस दिन समझ आ गया होगा कि उसकी ये दिक्कत कितनी बढ़ गई है। सबको ये नज़र आया कि वो भाग गया, मुझे छोड़कर चला गया दुल्हन के जोड़े में। लेकिन मैं उसकी मनोदशा समझ सकती हूँ। वो घबरा गया होगा अपनी ही प्रॉब्लम से। वो नहीं चाहता होगा कि मैं उसकी इस दिक्कत में ज़िंदगी भर झुलसती रहूं। कहते हुए गीत ने चेहरा अपनी हथेलियों में टिका लिया। तभी तो वो कहता भी था कि सिर्फ तुम उसे समझ सकती हो। सही कहता था वो। इस नज़रिए से तो उसको जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं सोच पाए ना। ललित ने गीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी की गलती नहीं है भैया, उसके हालात ही ऐसे हैं। बस अफसोस है कि उसने मुझे अपने दर्द का साथ ही नहीं समझा। कहती हुई गीत वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। 1 मिनट, सचिन बोला और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा।
कुछ देर बाद वो एक बॉक्स लेकर गीत की तरफ आया। ये खत जो मिलन तुम्हारे मोहक ने लिखे तो सही, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गीत उसके हाथों में रखे उस बॉक्स को देखती रही तो सचिन बोला, मैंने कभी पढ़े नहीं, बस मायूसी से लिखते देखा था उसे। और ये सचिन ने साइड में रखा गिटार उठाया और साथ में वो भी गीत की तरफ बढ़ा दिया। गीत ने वो बॉक्स और गिटार थाम लिया और सचिन को शुक्रिया कहा, फिर ललित के साथ बाहर निकल आई। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, सॉरी, ललित ने अफसोस से गीत के कंधे पर हाथ रख कर कहा। हम अकेले वापस नहीं जा रहे भैया, ये देखिए ना। गीत झूठा मुस्कुराकर अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोली और आगे बढ़ गई। उसकी आंसुओं से भरी आंखों की नज़र गिटार के उस आखिरी हिस्से पर थी जिस पर किसी नुकीली चीज़ से लिखा गया था। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।